हेलो एवरीवन, वेलकम आवर चैनल। आज हम आए हैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर जो क्लास 10th एनसीईआरटी टॉपिक है। हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें कौन कौन सी होती हैं। हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कुछ खास खाद्य फसलों के बारे में, जैसे चावल, गेहूँ, बाजरा, मक्का, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम जानेंगे इन खाद्य फसलों के अलावा और कौन कौन सी खाद्य फसलें होती हैं। इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कुछ अन्य खाद्य फसलों के बारे में। तो उसमें आता है सबसे पहले गन्ना की फसल। गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। तो गन्ना क्या है? एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उगाई जाती है। तो ये फसल के लिए जो तापमान चाहिए होता है वो 21 से 27 डिग्री का तापमान चाहिए होता है और 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। और इसको वर्षा की कितनी आवश्यकता होती है कि जो 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में की ज़रूरत होती है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है, तभी यह फसल प्रॉपर उग पाती है। इसे अनेक मिट्टी में उगाया जाता है। इसके लिए बलुई से लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। अब इसके बुवाई से लेकर यानी इसको बोने से लेकर और इसके काटने तक काफ़ी श्रम की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये गन्ने की जो फसल होती है वो काफ़ी बड़ी बड़ी होती है, काफ़ी लंबाई में ज़्यादा होती है। ठीक है। ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो सबसे पहले में आता है ब्राज़ील और उसके बाद आता है भारत, जो गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादक करता है। यह चीनी, गुड़, खांडसारी और सीरा बनाने के काम आता है। तो शक्कर हम सब जानते हैं किस काम आता है। गुड़ बनाने का काम आता है, चीनी बनाने का काम आता है, खांडसारी बनाने का काम आता है और शीरा बनाने के काम आता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ने के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। तो बच्चों, कौन कौन से गन्ने के मुख्य उत्पादक राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ने के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं कि गन्ने की जो फसल होती है वो कितनी हाइटेड लंबी लंबी होती है और कितनी बड़ी बड़ी होती है। इनकी बुआई से और इनके काटने तक में काफ़ी श्रम की आवश्यकता होती है। तो आप देख सकते हैं इसको श्रम की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी बड़ी फसलें होती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब उसके आगे बढ़ते हैं और तिलहन के बारे में जानते हैं। ठीक है, तिलहन में क्या क्या आता है? 2016 में भारत में विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। तो 2016 में भारत जो था वो विश्व में चीन के बाद सेकंड पोजीशन पे आ गया। किस में? तिलहन उत्पादक में। ठीक है, सन 2016 में तोरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था। ठीक है, देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं। तिलहन की फसलों में आता है मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी भारत में ये सारी चीज़ें भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलों में से एक हैं। ठीक है, कौन कौन सी? मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी। ठीक है, ये सारी जो तिलहन फसलें हैं भारत में मुख्य रूप से उगाई जाती हैं। इसमें से अधिकतर खाद्य हैं और खाना बनाने के प्रयोग में लिए जाते हैं। तो इन जो तिलहन फसलों में से अधिकतर का हम खाना बनाने के प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, ये सारी कुछ और अधिकतर ये जो तिलहन फसलें हैं वो खाद्य के रूप में हम उपयोग करते हैं। परंतु इनमें से कुछ तेलों के बीजों का प्रयोग साबुन बनाने में, प्रसाधन यानी श्रृंगार के जो कॉस्मेटिक्स होते हैं उनको बनाने में, उपटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो मूंगफली होती है तिलहन फसल है और वो खरीफ की फसल होती है तथा देश के मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादक का आधा भाग इसी फसल से पूरा किया जाता है। तो मूंगफली कैसी फसल है? खरीफ की फसल है। खरीफ, रबी और जायद की फसल को हम एक पूरे वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। उसको समझने के लिए आपको उसमें डिटेल से समझाया गया है। तो उसको समझने के लिए आप पर्सनल ट्यूटर के प्लेलिस्ट में जाएँ और वहाँ आपको सारे वीडियोज़ अवेलेबल मिलेंगे। तो मूँगफली जो होती है वो खरीफ की फसल होती है और देश का मुख्य तिलहनों में कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से पूरा किया जाता है। गुजरात, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, मैदानों में कटाई के लिए तैयार मूंगफली, सूरजमुखी और सरसों की ये सारी तिलहन फसलें हैं। ये मूंगफली है फर्स्ट में, सेकंड में सूरजमुखी है और थर्ड में सरसों की फसल दिखाई गई है। ठीक है, आप देख रहे हैं ना। गुजरात मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है। अब जो गुजरात है वो मूंगफली में का सबसे अच्छा उत्पादक राज्य है। इसके अतिरिक्त राजस्थान, आंध्र प्रदेश मूंगफली के अन्य उत्पादक राज्य हैं 2016 और 17 में। ठीक है, 2016 और 17 की बात है।
अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। अब जो अलसी और सरसों है वो रबी की फसल है। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत की रबी की फसल है। रबी की फसल की अरंडी खरीफ और रबी दोनों ही फसल ऋतुओं में बोया जाता है। तो अब एक चीज़ समझने वाली बात है कि जो उत्तर भारत में तिलहन फसलों की खेती होती है वो खरीफ की फसल होती है, और दक्षिण भारत में जो तिलहन फसलों की खेती होती है वो रबी की फसल होती है। और जो अरंडी है वो खरीफ और रबी दोनों ऋतुओं में बोई जाती है। तो ये आपको अच्छे समझना होगा कि जो उत्तर में वो फसल बोई जाती है तिलहन फसलें वो खरीफ की होती हैं, दक्षिण में रबी की होती हैं, और अरंडी जो होती है वो खरीफ और रबी दोनों ऋतुओं में बोई जाती है। अब आता है इसी क्रम में चाय की खेती। चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। हम एक वीडियोस में कृषि की जब प्रकार पढ़ रहे थे तो हम उसमें हम पढ़े थे कि कृषि के प्रकार में एक रोपण कृषि भी आती है। तो जो चाय की खेती है वो रोपण कृषि का एक उदाहरण है, यानी इसको रोपण कृषि के द्वारा हम इस चाय को खेती करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है, यानी जो चाय है वो एक पेय पदार्थ की फसल है जिससे शुरुआत में अंग्रेज भारत ले आए थे। तो ये जो चाय है वो शुरुआती दौर से भारत में नहीं उगाई जा रही, इसको अंग्रेजों ने लाया था भारत में। ठीक है, जब वो आए थे भारत, जब अब उन्होंने भारत में व्यापार करने के लिए आए थे तब वो चाय की फसल को लेकर आए थे। आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, हुमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढल हुए क्षेत्रों में भली भांति से उगाई जाती है। तो जो चाय का पौधा होता है वो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, हुमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी और सुगम जल निकास वाले ढलवा यानी ढलान वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। ठीक है, चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोष्ण, नम, पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। तो जो चाय की जो पेड़ लगाए जाते हैं उनको कैसी जलवायु चाहिए होती है? वर्ष भर यानी पूरे साल कोष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती हैं। चाय एक श्रम सघन उद्योग है, यानी इसका कहने का मतलब है कि जो चाय का उद्योग है यह इसमें काफ़ी ज़्यादा श्रम की आवश्यकता होती है। खेतों से पत्तियों को लाने तक उद्योगों में काम करने के लिए इसमें काफ़ी श्रम की आवश्यकता होती है। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में ही संसाधित की जाती हैं। तो इसकी चाय पत्तियों की एकदम ताजगी बनाए रखने के लिए बागानों में ही से संसाधित कर दिया जाता है। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में असम, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों में की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु और केरल हैं। तो चाय के जो मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं वो असम है, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग है और जलपाईगुड़ी है, जिलों की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर है, तमिलनाडु और केरल हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। सन 2016 की बात है, भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया था। तो 2016 में जो भारत था वो चीन से दूसरे नंबर पर आ गया था चाय उत्पादक में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं कॉफ़ी की तरफ। ठीक है, भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विख्यात है। ठीक है, चाय कॉफ़ी तो सभी पीते हैं। बच्चों आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए आप, चाय की कृषि और चाय की पत्तियों को चुनती श्रमिक महिलाएं। ठीक है, देखिए आपने किस प्रकार जो ढलाई युक्त ज़मीनें होती हैं वहाँ पर चाय की खेती की जाती है, और वहाँ पर जो खेतों में जो श्रम की आवश्यकता वो तो काफ़ी बड़ी मात्रा में होती है, क्योंकि उनकी पत्तियों को चुन चुन कर उद्योगों तक पहुँचाया जाता है। तो अब आता है इसी क्रम में चाय के बाद कॉफ़ी। ठीक है, ये हम सभी रोज़ ही पीते हैं चाय और कॉफ़ी, तो पढ़ेंगे उसके बारे में कुछ अच्छी चीज़ें। कॉफ़ी, भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है, यानी जो भारत की कॉफ़ी है वो अपनी क्वालिटी के लिए विश्व में काफ़ी ज़्यादा चर्चित है। ठीक है, हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है। तो जो हमारा देश है भारत में किस प्रकार की कॉफ़ी मिलती है? अरेबिका किस्म की कॉफ़ी मिलती है, जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। तो जो कॉफ़ी थी अरेबिका वो कहाँ से लाई गई थी? यमन से लाई गई थी। ठीक है बच्चों, जो कॉफ़ी की जो अरेबिका फसल है वो भारत की नहीं है, वो अमन से लाई गई थी। इस किस्म की कॉफ़ी को विश्व भर में अधिक मांग है। इस कृषि की शुरुआत बाबा बूदन पहाड़ियों से हुई थी। आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। तो जो इसकी कृषि की शुरुआत थी, कॉफ़ी उगाने की जो शुरुआत थी वो बाबा बूदन की पहाड़ियों से हुई थी। ठीक है,
आज भी इसकी खेती जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं साउथ में भारत के साउथ में, आप मैप में देखेंगे तो आपको दिखेगा। जियोग्राफी पढ़ते टाइम आपको मैप में पास में रखना होता है, ठीक है। तो देखेंगे कि जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं उसके आसपास की जो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु है, वहाँ पर कॉफ़ी की खेती अत्यधिक मात्रा में की जाती है, ठीक है। अब आते हैं और पढ़ेंगे बागानी फसलों के बारे में, ठीक है। बागानी फसलें सन 2016 में भारत का विश्व में फसलों तथा सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार की फसलों का उत्पादक है। भारतीय फलों जिसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल का आम और नागपुर का और चेरापूंजी मेघालय के संतरे, केरल और मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेब, नाशपाती और खुबानी और अखरोट विश्व भर में बहुत मांग है। तो हमारा भारत सिर्फ खाद्यान्न फसलों और तिलहन फसलों में ही आगे नहीं है, बल्कि बागवानी फसलों में भी काफ़ी आगे है। यहाँ कई तरह के किस्म किस्म के फसलें उगाई जाती हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की हैं, जैसे कि जो उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के आम काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं, ठीक है। नागपुर और चेरापूंजी यानी मेघालय में चेरापूंजी है, वहाँ के संतरे काफ़ी मशहूर हैं। केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले काफ़ी मशहूर हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश और बिहार की में लीची काफ़ी मशहूर है। मेघालय के अनानास और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, महाराष्ट्र के अंगूर और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में सेब, नाशपाती और खुबानी और अखरोट विश्व भर में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि हम भारत विभिन्न प्रकार की फसलों की भी में उत्कृष्टता हासिल किया है, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा है कि कुछ खाद्यान्न फसलों के अलावा भी कुछ अलग खाद्यान्न फसलें होती हैं जिनमें तिलहन फसलें भी आती हैं, ठीक है। जिस तिलहन फसलें हमें खाद्यान्न और अलग अलग चीज़ों में भी यूज़ होता है। उसके बाद आता है कि हम कौन कौन सी फसलें, बागानी फसलों में हम किन किन फसलों का उत्कृष्टता से उपयोग करते हैं। और पेय पदार्थों की जो फसलें होती हैं जैसे कि चाय और कॉफ़ी, ये कब से भारत में उगाई जा रही हैं और इन्हें कहाँ से लाया गया है, ठीक है। इनका इतिहास भी हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी और सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हुई होंगी। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और अपने डाउट्स को क्लियर ज़रूर करने की कोशिश करें। अगर आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे तो आपको आगे की चीज़ें कभी भी क्लियर नहीं होंगी, ठीक है। पूरा वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ हैप्पी डे। थैंक यू।